नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप्त गोयल डॉक्टर मनोज जैन द्वारा संचालित काव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हम गणित विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न की ओर। अब बात करेंगे कि पहला प्रश्न हमारे पास में क्या था रीड लेवल 1 2011 के पेपर में। देखिए दोस्तों, 1 करोड़ बराबर है, प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों 1 करोड़ बराबर है, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। 1 करोड़ किसके बराबर है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 करोड़ को लिखते कैसे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, करोड़ में 1 के बाद कितनी जीरो आती है, करोड़ में 1 के बाद कितनी जीरो आती है दोस्तों, करोड़ में 1 के बाद 7 जीरो आती है। कितनी, 7 जीरो। कितनी जीरो आती है दोस्तों, 7 जीरो आती है। पहला कॉमा हम कहां पे लगाते हैं, 3 के बाद, दूसरा 2 के बाद और दूसरा 2 के बाद। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा दोस्तों, 1 करोड़। क्या लिखा दोस्तों, 1 करोड़ लिखा या नहीं लिखा, 1 करोड़ लिख दिया। आप चाहें तो इधर से गिन के देख सकते हैं। कैसे गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। बोल क्या रहा है दोस्तों, 1 करोड़ किसके बराबर है। तो आपको ऑप्शंस में देखना है सबसे पहले 100 लाख के। तो 100 लाख कैसे निकालेंगे, पैसे पहले लिख दूंगा 100। क्या लिख दूंगा, 100। उसके बाद में देखूंगा लाख की बात कर रहा है, यानी लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं दोस्तों। कितने जीरो, 5 जीरो। 1 2 3 4 और 5, ये हो गया मेरा दोस्तों 100 लाख। अब बात कर रहा हूं दोस्तों 1000 लाख के बारे में। यहां मैं कॉमा लगा देता हूं जिससे आगे समझने में आसानी होगी। याद रखना दोस्तों, पहला कॉमा कहाँ लगता है, स्टार्टिंग में 3 के बाद में, कितनों के बाद में, 3 के बाद में। उसके बाद में 2 के गैप में कॉमा लगते हैं दोस्तों। बात करते हैं 1000 लाख के बारे में। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, 1000 और उसके बाद में लाख। लाख का मतलब 5 जीरो। कितनी जीरो, 5 जीरो। देखें अब कॉमा लगाएं, ये दोस्तों मेरा तैयार हो गया। ठीक है, बात करें सी ऑप्शन के बारे में। बोल रहा है 10 लाख। पहले क्या लिखूंगा, 10 और उसके बाद में लाख यानी 5 जीरो। ये मुझे क्या मिल गया, 10 लाख मिल गया दोस्तों। पहला कॉमा 3 के बाद, दूसरा कॉमा 2 के बाद। अब देखें 100,000, तो पहले क्या लिखूंगा, 100 लिखूंगा। उसके बाद में 1000, 1000 में कितने जीरो होते हैं दोस्तों, 3 जीरो होते हैं। तो फिर क्या लिख दूंगा, 3 जीरो। पहला कॉमा 3 के बाद, दूसरा कॉमा 2 के बाद। देखो दोस्तों, बात कर रहे हैं 1 करोड़ का मान पूछा है। मैंने पहले क्या किया, 1 करोड़ लिख लिया। उसके बाद में उस चारों ऑप्शनों को लिख लिया। आ गया मेरे पास में, पूछ रहा है किसके बराबर है। ये जो मान है इसके बराबर इन ऑप्शनों में जो भी मान है वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। कैसे, देखें कितनी जीरो है दोस्तों, 7 जीरो है। तो देखो 3 3 6 7, इसमें है 7 जीरो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 करोड़ के। किसके बराबर, 1 करोड़ के बराबर। इधर देखें दोस्तों कितनी जीरो है, 3 5 7 8 जीरो। ये कितना हो गया दोस्तों मेरे सामने, 10 करोड़। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 करोड़। इसकी बात करता हूं 3 5 6 जीरो, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 लाख। इधर बात करता हूं 100,000, यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 लाख। और निकालना क्या था मुझे, 1 करोड़ निकालना था, जो किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। ये करना था दोस्तों। इसमें जनरली मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि कैसे करना है, लेकिन जब प्रश्न आए तो आपको पता होना चाहिए करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। कितने जीरो, 7 जीरो। बोल रहा है 1 करोड़, यानी 1 के बाद कितने जीरो, 7 जीरो। ये आपको माइंड में सोचना है कि इसका मान कितना है, 1 के बाद 7 जीरो। पहला ऑप्शन देखना है 100 लाख, यानी लाख में 5 जीरो, 2 जीरो पहले ही है, यानी 1 के बाद 7 जीरो। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वहां पर इन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और इसी चीज़ के लिए हम तैयारी करते हैं, इसी चीज़ के लिए अपन अपने आप को बेटर से बेस्ट बनाते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं कि एग्ज़ाम में हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ विद 100% एक्यूरेसी, यानी 100% सही होना उसमें आवश्यक होता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बोल रहा है निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। मैंने आपको बताया दोस्तों अवरोही क्रम कौन सा होता है, घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम, घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होता है, घटता हुआ क्रम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ा वाला। सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला, और सबसे लास्ट में कौन सा लिखेंगे, सबसे छोटा वाला। बात करूं आरोही क्रम की, बात करूं आरोही क्रम की, तो आरोही क्रम कौन सा होता है दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है दोस्तों, हम छोटे से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, बड़े तक जाएंगे दोस्तों। तो उसी चीज में हमें इसमें पूछ रहा है अवरोही क्रम में लिखिए। देखो आपके सामने 4 संख्याएं दी हुई है, 1 2 3 और 4। बोल रहा है अवरोही क्रम, यानी पहले कौन सी संख्या रखूंगा, जो सबसे बड़ी होगी। कौन सी संख्या रखूंगा दोस्तों, जो सबसे बड़ी होगी। दोस्तों अब देखो दोस्तों, हम बड़ी या छोटी का पता इन संख्याओं में कैसे लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाएं तरफ से, बाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं और बाएं तरफ के अंकों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं, बाएं तरफ के अंकों की तुलना करते हैं। और कब करते हैं दोस्तों, जब संख्याओं को गिन लेते हैं। देखो यहां पर यदि मैं संख्याओं को गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। अगले में देखूं 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। तीसरे में देखता हूं 3 3 6 और 1 7 संख्याएं हैं। और चौथे में 3 3 6 और 1 7 संख्याएं। सबसे पहले दोस्तों संख्या इसलिए गिनते हैं कि देखो जिस हमारे पास नंबर में अंकों की संख्या ज्यादा होगी, क्या दोस्तों, अंकों की संख्या ज्यादा होगी, वह हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे आपसे बात करूं 12 की और 212 की, 12 की और 212 की, इसको देख के आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है। कौन सा बड़ा है दोस्तों, 212 बड़ा है। कैसे पता लगा, सबसे पहले क्या करते हैं, संख्याओं को गिनते हैं, अंकों को गिनते हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। और यहाँ कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। इसका मतलब सबसे पहला नियम यही होता है कि अंकों को गिनते हैं। जिसमें अंक ज्यादा होंगे दोस्तों वही हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इससे मुझे पता लग गया कि ये बड़ा है 212 12 से। पहला नियम दोस्तों ये होता है, सबसे पहले हम बड़ी या छोटी संख्या छांटते हैं तो इसी चीज को देखते हैं कि अंकों की संख्या कितनी है। यदि अंकों की संख्या दोस्तों बराबर हो, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं 538 और 473, आपके सामने लिख देता हूं 538 और 473। इधर देखो अंकों की संख्या कितनी है, 3, और इधर अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। यानी दोनों तरफ अंकों की संख्या क्या है दोस्तों, बराबर है। इसका मतलब ये वाला रूल मेरा यहाँ पर फेल हो जाता है, यानी इस वाले रूल से हम आगे चलते हैं। इस वाले रूल को हमने देखा, हमें क्या मिला, बराबर मिला। तो हम अगली ओर चलते हैं। आगे हम चलेंगे तो कौन सा नियम आता है कि सबसे पहले देखते हैं बाएं तरफ से पहला अंक। क्या देखते हैं, बाएं तरफ से पहला अंक। तो बाएं तरफ से जब मैं पहला अंक देखूंगा क्या मिला मुझे, 5, और इधर क्या मिला, 4। तो देखो कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 538 बड़ा हो जाएगा। किससे, 473 से। तो आया दोस्तों समझ में। सबसे पहले गिनेंगे अंकों की संख्या, फिर क्या करेंगे, बाईं ओर से चलेंगे, बाईं ओर से पहला अंक देखेंगे। यदि पहले अंक में हमें बदलाव नजर आता है, यानी एक तरफ कुछ और है और दूसरी तरफ कुछ और है, तो हम समझ जाएंगे कि जो बड़ा है वही मेरा क्या होगा, बड़ा होगा। यदि मेरे सामने, जैसे आपके सामने लिखता हूं दोस्तों 773 और 763, 773 और 763, इसमें देखो दोस्तों पहला नियम लगाएंगे, अंकों की संख्या 3 और 3 दोनों तरफ क्या है, बराबर है। इधर भी 3 है और इधर भी क्या है दोस्तों, 3 है। अब देखो दोस्तों इधर भी 3 और इधर भी 3। अब बात करता हूं पहले अंक की, पहला अंक है यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी है 7। तो ये भी क्या है दोस्तों, बराबर है। ये भी क्या है दोस्तों, बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, तो दूसरे अंक की बात करूंगा, बाईं ओर से दूसरे अंक की,
तो बाईं ओर से दूसरा अंक क्या है मेरे पास 7 है, और इसमें क्या है 6 है। इसका मतलब जो बड़ा होगा वही मेरा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां से मुझे पता लग जाएगा कि 773 बड़ा होता है किससे, 763 से। तो यही प्रोसेस रहता है दोस्तों जब संख्याओं को हम आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं। देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में प्रेशर की वजह से हम आरोही या अवरोही का डिफरेंस भूल जाते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या कह रहा है, सबसे पहले मैंने क्या किया दोस्तों, अंकों की संख्या गिनी। सब में मैंने देखा अंकों की संख्या कितनी कितनी है, 7 7 7 और 7 बराबर है ना। अब देखो दोस्तों, दूसरे नियम की तरफ चलेंगे। इकाई का अंक इधर से देखेंगे, पहला अंक इधर से। देखो चारों संख्याओं में क्या है, 4 4 है। इसका मतलब इस वाले को तो हम कैंसिल कर देंगे। अगला देखेंगे, चारों में क्या है 2 2, तो इधर से भी मुझे पता नहीं लग पाएगा। बात करूं तीसरे नंबर पे, तीसरे में क्या है 0, चारों में ही है, इसलिए यहां से भी पता नहीं लगेगा। और अगला क्या है 3, 3 भी चारों में है, तो यहां से भी पता नहीं लगेगा। अब बात करते हैं अगले अंक की ओर। इसमें क्या है 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 6। इसका मतलब क्या है, एक में है 5, एक में है 6, एक में है 7 और एक में है 6। इसका मतलब जिसमें 7 है वो क्या है, सबसे बड़ा है। 5 6 7 में कौन सा बड़ा होता है दोस्तों, 7 बड़ा होता है। इसका मतलब जिसमें 7 है, जिसमें 7 है इस स्थान पर वह सबसे बड़ा है दोस्तों। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 3 नंबर सबसे बड़ा है। क्या है, 3 नंबर सबसे बड़ा है। और यही पूछ रहा है अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही का मतलब पहले सबसे बड़ा लिखना है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, सबसे बड़ा लिख दिया 3। ये क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन में। ए ऑप्शन में 1 है, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। सी में भी 1 है, पॉसिबल है क्या, नहीं। अब ढूंढना क्या है, बी और डी में से ढूंढना है। ढूंढना क्या है, बी और डी में से ढूंढना है। अब देखो दोस्तों, इस वाले नंबर को मैंने ले लिया, तो इसको तो मैं काउंटिंग में से हटा देता हूं। अब देखो बात करें 5 6 6, इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, 5 और 6 में से 6 वाले बड़े होंगे। अब देखो दोस्तों, 6 वाले भी 2 नंबर है मेरे पास में, 6 वाले भी क्या है 2 नंबर है, 2 संख्याएं हैं 6 वाले भी। तो क्या करूंगा, अगला वाला अंक लूंगा। कौन सा अंक लूंगा, अगला वाला। अगले में क्या है 5 और 7। तो देखो 5 बड़ा होता है या 7 बड़ा, 7 बड़ा होता है। यानी मेरा इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, 4 नंबर होगा। कौन सा होगा दोस्तों, 4 नंबर होगा। तो इसके बाद कौन सा आएगा, 4 नंबर। इसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों, 4 नंबर आएगा। अब बात करें इसके बाद में ये वाला आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कंपैरिजन चल रहा था। ये तो पहले ही मैंने छोटा साबित कर दिया। इसके बाद में ये वाला आएगा सेकंड नंबर। तो बचेगा क्या मेरे पास, फर्स्ट नंबर। बचेगा क्या, फर्स्ट नंबर। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। बी आंसर, यही मेरा क्या है, आंसर है दोस्तों। आशा है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। एक बार देखेंगे। यदि देखो दोस्तों ऐसे समझ में नहीं आता है तो देखो, इस 4 को फिक्स है, ये 2 फिक्स है, ये 0 फिक्स है, ये 3 फिक्स है। यानी यहां तक तो मैं किसी भी चीज का, चारों संख्याओं में से किसी का भी कंपैरिजन नहीं कर सकता, इतने सारे पार्ट में से। कितने पार्ट में से, इतने पार्ट में से। अब बचा क्या मेरे पास, इतना पार्ट बचा, और इसी का मुझे कंपैरिजन करना है। तो क्या करूं, चाहूं तो 567, ठीक है। बचा क्या, 567, 657, 756 और 675। 675। तो देखो यहां से ये वाला पार्ट तो मेरा फिक्स हो गया, बचे हुए पार्ट को मैंने अलग लिख दिया दोस्तों। ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसको देख के आराम से बता सकते हो दोस्तों कौन सा बड़ा है। तो देखो इन सब में कौन सा बड़ा है, 756 बड़ा है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। इसके बाद करें, ये 567 है, ये 657 है, 675 है। तो इसके बाद में 675 आएगा, यानी 4 नंबर आएगा।
इसके बाद में बात करूँ तो 657 आएगा, यानी 2 नंबर आएगा। और इसके बाद में बात करूँ तो 567 आएगा, यानी 1 नंबर आएगा। देखो दोस्तों, वही मुझे मिल गया, सेम टू सेम जो पहले मिला था वही मिल गया। आप चाहें तो ऐसे करें, आप चाहें ऐसे करें, कैसे भी करें, हमको चाहिए सिर्फ आंसर। हमें क्या चाहिए? सिर्फ आंसर चाहिए, कोई मेथड नहीं चाहिए दोस्तों। हमें कोई भी मेथड नहीं चाहिए। मेथड सही है या गलत है, या छोटा है या बड़ा है, या इजी है या डिफिकल्ट है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मुझे क्या चाहिए? सही आंसर चाहिए दोस्तों, और उसी के लिए मैं पढ़ रहा हूं यहां पर। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। देखो, बात कर रहा है संख्या 5,09,00,000। इसके लिए दोस्तों हमें पता होना चाहिए, एक मान होता है स्थानीय मान और एक होता है वास्तविक मान। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्थानीय मान किसी संख्या में अंक का वह मान होता है जो निर्भर करता है किसके ऊपर? कि उस संख्या में अंक का स्थान क्या है, उस संख्या में अंक का स्थान क्या है दोस्तों। अब देखें, और वास्तविक मान जो होता है वो फिक्स होता है, यानी चाहे संख्या में अंक किसी भी स्थान पर रहे, वास्तविक मान हमेशा क्या रहता है दोस्तों? फिक्स रहता है। तो बात करें 5 करोड़ की, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? 5 करोड़ लिखूंगा। तो 5 करोड़ का मतलब क्या है? 5 को किससे गुणा कर दूंगा? करोड़ से। तो क्या मिल जाएगा मुझे? 5 करोड़। क्या मिला दोस्तों? 5 करोड़ मिल गया। कॉमा लगाऊं तो ये 3, ये 2 और ये 2, ये क्या मिल गया मुझे? 5 करोड़ मिल गया। अब बात करूं 9 लाख की, तो 9 लाख में क्या होता है? 9 के बाद कितनी जीरो आ जाएगी? 5 जीरो। तो 9 को आएगा यहां पर, और ये क्या आ गई मेरे पास में? 5 जीरो आ गई दोस्तों, 5 जीरो। बात करूं 4,000 की, तो 4 के बाद कितनी जीरो आएगी? 3 जीरो। और 900, यानी 9 के बाद 100, और 88 यानी 88 आया दोस्तों। यही मान वो पूछ रहा है मुझे। इसको मिला दूंगा तो कैसे लिखूंगा? ये मैंने क्या किया? 5 करोड़ एक एक का स्थानीय मान रख लिया। क्या किया? स्थानीय मान रख लिया। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? ये सारे स्थानीय मान मिल गए। यदि मैं इनको जोड़ दूं तो मेरी क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। जोड़ो दोस्तों, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 4 आया। इसके बाद में आ गई 0, फिर आ गई 9, फिर आ गया 0, फिर आ गया 5। देखो, इसको यदि मैं पढ़ूँ तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, तो क्या करूंगा? 5 करोड़ 9,04,988। तो देखो किस ऑप्शन में है ये? 509,04,988, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। किसकी बात कर रहा हूं? ऑप्शन नंबर डी। देखो दोस्तों, सॉल्व होगा या नहीं होगा? आराम से हो जाएगा दोस्तों। करना क्या था? सबसे पहले 5 करोड़ लिख लिया मैंने, उसके बाद में 9 लाख लिख लिया, इसके बाद में 4,000 लिख लिया, 900 लिख लिया और 88 लिख लिया। चाहे तो 88 को 80 और 8 भी लिख सकते हैं। 80 में यहाँ लिख लूँ और 8 नीचे लिख लूँ, बात वही होगी, आंसर मुझे वही मिलेगा। अब अगर चाहो तो इधर से भी देख सकते हो। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, करोड़ में कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 संख्याएं होती है पहली संख्या के बाद में, यानी 1 के बाद कितनी संख्याएं होती है? 7 संख्याएं होती है। टोटल कितनी होती है? इसका मतलब 8 संख्याएं। बात कर रहा है 5 करोड़ की, तो 5 के बाद कितनी संख्याएं होंगी? 7 संख्याएं। तो देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये वाला मेरा हो सकता है। इधर देखूँ 5 के बाद 2 4 6 8, यानी ये तो कभी नहीं होगा। इधर देखूँ 2 4 6 8, यानी ये भी कभी नहीं होगा। बचे क्या मेरे पास है? इधर भी 7 और इधर भी 7। अब इन दोनों ऑप्शनों में देखूँ, बोल रहा है 9 लाख, यानी 9 के बाद कितनी संख्याएं होंगी? 5 संख्याएं। लाख का मतलब 5 संख्याएं, करोड़ का मतलब दोस्तों 7 संख्याएं, हजार का मतलब 3 संख्याएं। तो लाख के बाद कितनी? 9 के बाद 5 संख्याएं होंगी। तो देखो इसमें 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 3 3 6। तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसमें देखो 9 के बाद 1 2 3 4 5, यानी यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। देखो, अब आपको लगाने की जरूरत पड़ी, ये लिखने की पेन लिखने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। तो हमको क्या करना है
काम करना है हमारी एबिलिटी पर, हमारे लॉजिकल सेंस पर, ताकि जल्दी से जल्दी प्रश्न को कर सकें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इनमें से 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं, तो शेष बच्चों की संख्या है। बोल रहा है दोस्तों एक गांव में जनसंख्या उसने दे रखी है, बोल रहा है कुछ पुरुष हैं कुछ महिलाएं हैं जिनकी संख्याएं हमें पता है, तो बोल रहा है बच्चों की संख्या। तो देखो गांव की कुल जनसंख्या किसके बराबर होगी दोस्तों? गांव की कुल जनसंख्या किसके बराबर होगी? पुरुषों की संख्याओं के, स्त्रियों की संख्याओं के और बच्चों की संख्याओं के, इन तीनों के टोटल के बराबर होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले पुरुष और महिलाओं को जोड़ लूं। क्या करूं? पुरुष और महिलाओं को जोड़ लूं। 29,642, 28,167, यहां से मैं इन दोनों को क्या करूं दोस्तों, जोड़ लेता हूं। क्या मिला? 9, 0, 8 मिल गया 57,809। क्या मिल गया दोस्तों? 57,809 मिल गया। अब क्या करूं दोस्तों, मेरे पास में क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास में पुरुष व स्त्री। क्या आ गया मेरे पास में? पुरुष और स्त्रियों की संख्याएं आ गई। पूछ रहा है क्या? बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या क्या होगी दोस्तों? बच्चों की संख्या क्या होगी मेरे पास में दोस्तों? बच्चों की संख्या होगी कुल जनसंख्या। क्या होगी? कुल जनसंख्या माइनस पुरुष व स्त्रियों की संख्या। कुल जनसंख्या माइनस पुरुष व स्त्रियों की संख्या, ये मेरे पास क्या आ जाएगी दोस्तों? बच्चों की संख्या। तो कुल जनसंख्या मेरे पास कितनी है? 78,692। यहां से मैं क्या घटाऊंगा? 57,809। 57,809 इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों घटाने पर। तो देखो 12 में से 9 गया, क्या बचा मेरे पास? 3 बचा। 8 में से 0 गया, क्या बचा? 8 बचा। 16 में से 8 गया, क्या बचा? 8 बचा। 7 में से 7 गया 0, और 7 में से 5 गया 2। तो यहां से मुझे बच्चों की संख्या क्या मिल गई? 20,883। क्या मिल गई? 20,883, और यही मेरा क्या है? आंसर है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, मेरे पास में कुल जनसंख्या थी, पुरुषों की संख्या थी और स्त्रियों की संख्या थी। पूछ रहा था बच्चों की संख्या, तो मैंने सबसे पहले क्या किया? पुरुष और स्त्रियों को जोड़ा और कुल जनसंख्या में से घटा दिया। तो मेरे पास में मुझे क्या मिलेगा? बच्चों की जनसंख्या मिल जाएगी दोस्तों। तो बच्चों की संख्या क्या आ गई? 20,883। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः। देखो दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। दोस्तों भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है दोस्तों? जिसका भाग दिया जाता है। भागफल क्या होता है दोस्तों? जितना मिलता है या जितनी बार जाता है, जितना मिलता है या जितनी बार जाता है। और शेषफल क्या होता है दोस्तों? जितना बचता है। सबसे पहले दोस्तों ये पता होना चाहिए भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होते हैं। भाज्य क्या होता है? जिसमें भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है? जिसका भाग दिया जाता है। शेषफल क्या होता है? जितना बचता है। और भागफल क्या होता है? जितना मिलता है या जितनी बार जाता है। बात करूं दोस्तों
जैसे आपके सामने लेता हूं 22, क्या लेता हूं 22, भाग देता हूं 7 का, भाग देता हूं किसका 7 का, तो यहां से भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना आ जाएगा अपना 21 आ जाएगा, और यहां से क्या मिल जाएगा 1। तो यहां मुझे बताना दोस्तों कि भाज्य क्या होगा, भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। तो ऊपर से अपन ने देखा कि भाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है, यानी 22 मेरा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, क्योंकि जिसका भाग दिया जाता है, तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों भाजक हो गया। बात करूं 3, ये 3 मुझे क्या मिल रहा है भाग देने पर मिल रहा है ना, यानी 3 बार भाग जा रहा है ना, तो 3 क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। और एक मेरे पास क्या बच रहा है शेष बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। दोस्तों चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये चीज बड़ी कंफ्यूजिंग वाली होती है भाज्य और भाजक वाली, तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। तो यहां से मुझे पता लगा कि जिसमें भाग दिया जाता है, जिसका भाग दिया जाता है वो क्या होता है भाजक होता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जितना मिलता है मुझे वो क्या होता है भागफल, और जितना बचता है वो क्या होता है शेषफल। यहां से मुझे इस चीज के बारे में पता लग गया। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पूछ रहा है 0 में 60 का भाग देने पर, तो मेरा क्या किया मैंने 0 में यानी 0 में भाग दे रहा हूं किसका 60 का, तो मुझे भाजक भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। तो 60 का भाग 0 में दूंगा, तो 60 को मैं किससे गुणा करूं कि मेरा 0 आ जाए, तो 60 को गुणा किससे करूंगा 0 से, तो क्या मिल जाएगा मुझे 0, और शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा या नहीं बचेगा। तो यहां से क्या पता लगा भाजक क्या है मेरे पास में 60 है, भाज्य क्या है 0 है, 0 ही क्या है भागफल है, और 0 ही शेषफल है। यहां से मुझे इस बात का पता लग गया। अब देखते हैं, सबसे पहले पूछ रहा है भाज्य, तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों 0, फिर पूछ रहा है भाजक, तो भाजक में क्या आएगा 60, 0,60, पूछ रहा है भागफल, भागफल क्या है 0, फिर पूछ रहा है शेषफल, तो शेषफल क्या है 0। देखो यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्रमशः, इसका विशेष ध्यान रखना। ये जहां पर आ जाए इसका मतलब क्या है, जो पहले दिया है वही पहले आएगा, जो पहले दिया है वही पहले आएगा, जो लास्ट में दिया है वही लास्ट में आएगा। ये क्रमशः का मतलब ये होता है, यानी क्रम से, जिस क्रम में उसने लिखा है उसी क्रम में मुझे आंसर देना है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया 0 60 0 0 0 60 0 0, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भिन्नो 2/9 5/8 1/3 3/4 का आरोही क्रम है। देखो दोस्तों जब हम भिन्नों का आरोही क्रम निकालते हैं तो 2 तरीके होते हैं हमारे पास में। पहला तरीका तो ये कि मैं भाग देकर पॉइंट में निकाल लूँ, तो देखो पहले उससे करते हैं, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। पहले देखें 2/9, तो 2/9 का मैं मान निकालूंगा, तो 9 का भाग दूंगा 20 बार, 20 में दूंगा कितनी बार जाएगा 2 बार, क्या बचेगा मेरे पास में 18 जाएगा, बचेगा 2, फिर 2 में भाग दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 0.22 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 0.22 मिल जाएगा। बात करें 5/8 की, 8 का भाग दूंगा 5 में, यानी पॉइंट लगा दूंगा, तो 8 का भाग दूंगा 50 में, तो 8 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, और फिर जाएगा 2 बार। क्या मिल गया मुझे 0.62 मिल गया। 1/3 का मान मैं निकालूंगा तो मुझे यहां से क्या मिलेगा 0.33 मिलेगा। 3/4 का मान में जब मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 का भाग जा रहा है क्या 3 में, नहीं जा रहा, क्या जाएगा 4 का भाग दूंगा 30 में, कितनी बार जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार, और फिर क्या जाएगा
4 पंजे 20, ये मुझे मिल गया। अब मैं आराम से बता सकता हूं दोस्तों आरोही क्रम में, यानी सबसे छोटा बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते का मतलब क्या होगा, सबसे छोटा सबसे पहले होगा। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है, 0.22, यानी 2/9 सबसे पहले होगा। या तो आंसर मेरा ये होगा या आंसर मेरा ये होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। बात करते हैं दूसरे नंबर पर, ये होगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इससे बड़ा होगा यानी 1/3 होगा। तीसरे नंबर पर क्या होगा दोस्तों, 0.62 होगा, और चौथे नंबर पर 0.75 होगा। तो देखो किस क्रम में दिख रहा है आपको, 2/9 बिल्कुल, दूसरे पर 1/3, 1/3, 1/3। बात करें तीसरे पर 5/8, तो 5/8, और चौथे पर 3/4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा, यानी ए ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो एक तरीका तो मेरे पास में ये था कि मैंने पॉइंटों में मान निकाल लिया और फिर क्या मिल गया मुझे, आरोही क्रम में मेरा आंसर मिल गया। दूसरा तरीका देखो दोस्तों, जब हम बात करें भिन्न की, जब हम बात करें भिन्न की, तो एक तरीका और होता है दोस्तों। क्या करते हैं, इस वाली, जैसे मैं सबसे पहले इन दोनों संख्याओं की तुलना बता रहा हूं कि इन दोनों में से कौन से बड़ा होगा, बिना भाग दिए। देखो 8 को गुणा करूंगा 2 से, वज्र गुणा करूंगा, 8 को गुणा करूंगा 2 से, क्या मिल गया 16, और 9 को गुणा करूंगा 5 से, क्या मिल गया 45। यानी यहां मुझे क्या मिला 16, 8 गुणा 2 16, और 9 गुणा 5 45 मिला। तो इन दोनों में तो पता लगा सकता हूं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो देखो इसमें जो छोटा होगा, इसमें जो छोटा होगा वही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसमें जो छोटा होगा वही क्या होगा, इन दोनों में छोटा होगा। यानी इन दोनों में से कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है। कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है। अब देखो इस वाले को मैं हटा दूं, इस वाले को क्या करूं, हटा दूं। अब बात करूंगा इसकी और इसकी। तो देखो वज्र गुणा करूंगा, 3 को गुणा करूंगा 2 से, क्या मिलेगा 6, 9 को गुणा करूंगा 1 से, क्या मिलेगा 9। कौन सा छोटा, ये वाला छोटा। तो मेरे पास में ये भी मिल गया कि इन दोनों में से ये वाला छोटा होगा। अब बात करें इसकी और इसकी तुलना की, तो 4 को गुणा करूंगा 2 से, क्या मिलेगा 8 मिलेगा, 9 को गुणा करूंगा 3 से, क्या मिलेगा 27 मिलेगा। कौन सा छोटा, ये वाला छोटा। यानी मैंने इस वाले की तुलना इन तीनों से कर ली। सबसे छोटा कौन सा है, 2/9 है। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है, 2/9 है। तो मेरे दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं, अब थोड़ा सा दोस्तों इस प्रश्न में जल्दी करने के लिए इस तरीके से मुझे थोड़ा सा ऑप्शनों का सहारा लेना पड़ता है। देखो यहां से तो मैंने इसको हटा ही दिया क्योंकि अब इन तीनों की बात चलेगी। अब देखो दोस्तों इन दोनों ऑप्शनों को देखेंगे हम, दो तो मैंने गलत कर ही दिए, ये गलत ये गलत। इन दोनों की बात करेंगे तो देखो 2/9 सेम है, 1/3 1/3 सेम है। अब देखो 5/8 और 3/4, इधर है 3/4 और 2/9। इसके अकॉर्डिंग ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 2/9 2 बार आ रहा है, तो यही हमारा सही होगा। लेकिन हम एक बार देख सकते हैं कि 5/8 और 3/4 में कौन सा बड़ा होगा। तो 5/8 और 3/4 इन दोनों में देखो कैसे कौन सा बड़ा होगा। 4 को गुणा करूंगा 5 से, क्या मिल जाएगा 20, और 8 को गुणा करूंगा 3 से, क्या मिल जाएगा 24। 4 को गुणा करूंगा 5 से, क्या मिल जाएगा 20, 8 को गुणा करूंगा 3 से, क्या मिल जाएगा 24। यानी 5/8 क्या होगा, छोटा होगा, और 3/4 बड़ा होगा। 5/8 छोटा होगा और 3/4 बड़ा होगा। तो इधर से मुझे आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो यदि आप चाहो तो पॉइंटों में मान निकाल लो, आप चाहो डायरेक्ट भिन्न को मल्टीप्लाई करके देख लो, जो छोटा होगा वही छोटा होगा और जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोल रहा है यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 है तो 2 पेंसिलों का मूल्य होगा। इसका मतलब बात कर रहा है 5 पेंसिलों का मूल्य। ये दोस्तों एक एक नियम का प्रश्न है, एक एक नियम में, चूंकि इसलिए में नियम चलता है ना दोस्तों, उसकी बात कर रहा है ये दोस्तों। जैसे हम मार्केट से कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो देखो यदि आपको एक पेंसिल 5 रुपए की मिलती है, यदि आपको एक पेंसिल 5 रुपए की मिलती है, तो मैं कहूँ आपको 10 पेंसिल खरीदनी है, तो आपको कितने रुपए ले जाने पड़ेंगे दोस्तों, 50 रुपए। कितने रुपए, 50 रुपए। 10 पेंसिल खरीदनी है, एक पेंसिल
5 रुपए की मिल रही है, तो आपको कितने रुपए ले जाने पड़ेंगे? 50 रुपए। तो 50 रुपए में कितनी पेंसिलें आई आपके पास में? 10 पेंसिलें आई है नहीं आई? 10 पेंसिलें। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि 50 पेंसिल मतलब पेन ले लो, 50। बात करूं कि चूंकि मुझे दिया हुआ है कि चूंकि 10 पेन आते हैं, 10 पेन आते हैं, कितने रुपए में आते हैं दोस्तों? मैं मान के चल रहा हूं 50 रुपए में। कितने रुपए में? 50 रुपए में। 10 पेन आते हैं कितने रुपए में? 50 रुपए में। बात करूं एक पेन आएगा, एक पेन कितने रुपए में आएगा? 10 देखो इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 50/10। तो क्या मिल गया? 5 रुपए में मेरा क्या आएगा? एक पेन आएगा। वहीं मैं आपसे पूछ लूं कि 3 पेन कितने रुपए में आएंगे, तो जब एक पेन 5 रुपए का आ रहा है तो 3 पेन कितने रुपए के आ जाएंगे? 15 रुपए के आ जाएंगे। तो वही चीज दोस्तों मैं इसमें समझाना चाह रहा हूं, वही आपको इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों। तो देखें दोस्तों, 5 पेंसिल का मूल्य बोल रहा है 5 पेंसिल का मूल्य कितने रुपए दोस्तों? 3 सही 3/4, 3 सही 3/4, 3 सही 3/4। देखो दोस्तों जो मिश्र भिन्न होती है, जैसे 3 सही 3/4, इसको हम साधारण भिन्न में कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? हर को गुणा करते हैं इससे, इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्या मिल गया दोस्तों? 4 तिया 12, और जो मिलेगा उसको 3 में जोड़ देंगे। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों? 12 + 3/4 यानी 15/4। यानी इस भिन्न का मान इसके बराबर भी हो सकता है दोस्तों। इसको गुणा करेंगे हर को साइड वाले से, क्या मिल जाएगा? 4 तिया 12, फिर 12 को किस में जोड़ेंगे? अंश में जोड़ देंगे। तो 12 + 3 15, 15/4। एक और एग्जांपल से बताता हूँ, 7 सही 1/7। बात करता हूँ आपको इसके बारे में। तो इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे दोस्तों? सबसे पहले हर को गुणा करेंगे इसके पास वाले से, 7 को गुणा करेंगे 7 से, क्या मिला? 49। 49 को किस में जोड़ा? 1 में, क्या मिल गया मुझे? 50/7। आ गया दोस्तों समझ में? तो देखो 5 पेंसिल का मूल्य 3 सही 3/4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 4 तिया 12, 3 15/4। क्या लिख सकता हूं? 15/4। बोल क्या रहा है दोस्तों? 2 पेंसिलों का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा? एक पेंसिल का मूल्य निकाल लूंगा। एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या करूंगा? 5 नीचे चला जाएगा, क्या मिलेगा? 15/4 गुणा 1/5 मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहां से क्या करूंगा दोस्तों? 5 से काटूंगा इसको, 15 को 3 बार, क्या मिल गया दोस्तों? 3/4। यानी एक पेंसिल का मूल्य मुझे कितना मिल गया दोस्तों? 3/4 मिल गया दोस्तों। बात करता हूं आपसे 2 पेंसिलों के मूल्य के बारे में। किसके बारे में? 2 पेंसिलों के मूल्य के बारे में पूछ रहा है। 2 पेंसिलों का मूल्य, जब एक पेंसिल का मूल्य 3/4 है तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3/4। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों? 3/2 यानी 1.5 रुपये। कितने रुपए? 1.5 रुपये। 3/2 रुपये। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। तो क्या किया मैंने? सबसे पहले 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4, तो एक पेंसिल का मूल्य 15/4। इधर से मुझे क्या मिल गया? एक पेंसिल का मूल्य मिल गया कितना? 1/5 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 मिल गया। तो जब मेरे पास में एक पेंसिल का मूल्य है तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 2 से गुणा कर दूंगा। तो 2 से गुणा करूंगा, क्या मिलेगा? 3/2 मिलेगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड है। देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? 720, देखो बेसिक से स्टार्ट होते हैं कि 720 के अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते हैं? भाग देखते हैं। तो भाग कितने का देते हैं? स्टार्ट करते हैं 2 से। स्टार्ट करते हैं किससे? 2 से। और कब तक भाग देते हैं?
जब तक इधर वाले पार्ट में एक ना मिल जाए, जब तक इधर वाले पार्ट में एक ना मिल जाए। तो बात करें सबसे पहले 2 से भाग देना। देखो 2 का भाग जा रहा है क्या इसमें, 2 का भाग जा रहा है क्या इसमें, बिल्कुल जाएगा। 2 का भाजकता का नियम होता है, क्या नियम होता है दोस्तों, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 2 4 6 8 हो, इकाई संख्या इकाई अंक 2 4 6 8 हो, या फिर मैं कहूँ कि उस संख्या में लास्ट में 0 दे रखा हो, तो वह संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। तो क्या करूँ, 2 से इसमें भाग दूँ, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 360 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 360 बार। बात करता हूँ फिर भाग दूंगा, तो 2 का भाग मेरा चला जाएगा कितनी बार, 180 बार। फिर 2 का भाग दूंगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 90 बार। फिर 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 45 बार। अब देखो 2 का भाग जा रहा है क्या 45 में, नहीं, 2 का भाग 45 में नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 5 है, और जब इकाई का अंक विषम हो तो 2 का भाग क्या है, नहीं जाता है। तो अब देखे बात करें 45 में किसका भाग जाएगा, तो 2 के बाद में क्या देखते हैं, 3 देखते हैं। क्या देखते हैं, 3 देखते हैं। तो देखो 3 देखेंगे तो 3 का भाग 45 में जाएगा या नहीं जाएगा, 3 का भाजकता का नियम याद कीजिए। 3 का भाजकता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या में अंकों का योग, यदि किसी संख्या में अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, यदि किसी संख्या में अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो वही चीज है, बात कर रहा हूं 45 का। 45 में अंकों का योग कितना है, 4 + 5 यानी 9। देखो 9 में भाग जाता है क्या 3 का, बिल्कुल जाता है। कितनी बार, 3 बार। तो मेरी 45 भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो 3 का भाग दूं, क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। 3 का भाग दूंगा, क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। फिर 3 का भाग दूंगा, क्या मिलेगा मुझे, 5 मिलेगा। अब देखो दोस्तों 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा। तो 5 का भाग दूंगा 1, तो मेरा क्या हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया। क्या मिल गया मुझे, 1 मिल गया। देखो दोस्तों ये जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं ये आपके सहायक होते हैं किसी भी संख्या के फैक्टर करने में, गुणनखंड करने में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ लय से निकालने में। जब हम लघुत्तम समापवर्ती पढ़ेंगे तो उस समय भी मैं आपको बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड का हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बात करें तो यही वो मुझसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। इन सब में देखो 2 किस में है, 4 बार, 1 2 3 4 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार, और 5 1 बार। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न पर। संख्याओं 425 तथा 476 का महत्तम समापवर्तक है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है दोस्तों। तो महत्तम समापवर्तक बात करूं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बात करूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक की। तो महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता वह किसी वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए, जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए, वो क्या होता है, में से होता है। चाहो तो परिभाषा लिख सकता हूं दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो देखो दोस्तों इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालेंगे हम आज भाग विधि से। और भी कई विधियां बताऊंगा मैं आपको जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी देखो दोस्तों इसको हम निकालेंगे भाग विधि से। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में, छोटी संख्या का भाग देंगे किसमें, बड़ी संख्या में। तो 476 का मैंने भाग दिया किसमें,
476 में भाग दिया किसका, 425 का। देखो दोस्तों कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 51 मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, 51 मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इस 51 का भाग दूंगा किसमें, 425 में। और यह प्रोसेस जब तक चलेगा, यह प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक मुझे शेषफल क्या नहीं मिल जाए, 0 नहीं मिल जाए। और जब मुझे शेषफल मिल जाएगा तो मेरा जो अंतिम भाजक होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो दोस्तों इसमें किसका भाग कितनी बार भाग जाएगा, बात करूँ 8 की, तो 8 8 40, देखो 8 बारी भाग जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 25 में से 8 घटाऊंगा तो 17 मिलेगा। क्या मिलेगा, 17। तो 17 का भाग किस में दूंगा, अब 51 में दूंगा। 17 का भाग 51 में कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, शेषफल 0 मिल जाएगा, कुछ शेषफल नहीं बचेगा। तो ये जो मेरा अंतिम भाजक है यही मेरा क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, यही मेरा HCF होगा, महत्तम समावर्तक होगा। तो मेरा महत्तम समावर्तक कितना है, 17 है। तो यही किया, सबसे पहले क्या किया, छोटी संख्या का भाग दिया बड़ी संख्या में, और तब तक दिया जब तक मुझे शेषफल 0 नहीं मिल जाता। जब मुझे शेषफल 0 मिल गया तो मेरा जो अंतिम भाजक है, यानी अंतिम जिसका मैंने भाग दिया है, वही मेरा क्या होगा, HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करके 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटा रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों ये समय कार्य मजदूरी में डायरेक्ट एक ट्रिक होती है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला में कहूँ, डायरेक्ट एक मेथड में कहूँ, क्या होता है दोस्तों, M1 D1 बराबर M2 D2। यानी बात कहूँ तो ये M सेंस में होता है आदमियों मजदूरों की संख्या के सेंस में। बात करूँ D होता है डे, दिन, या मैं कहूँ टाइम के सेंस में। किसके सेंस में, टाइम के सेंस में। इधर देखो बात कर रहा है एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति, तो पहले में व्यक्ति कितने हैं, 5, 8 घंटा रोज काम करके 3 दिन में काम पूरा करते हैं। यानी 3 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। कितने घंटे रोज काम कर रहे हैं, 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं। कितने घंटे रोज काम कर रहे हैं, 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं। ये क्या हो गया, मेरा पूरा टाइम के सेंस में हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, मजदूरों के सेंस में हो गया। तो 5 व्यक्ति 3 दिन तक 8 घंटे रोज काम करके किसी काम को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। दोस्तों बात करूं अगले में पूछ क्या रहा है वो, तो एक व्यक्ति, अब व्यक्ति मुझे कितना चाहिए, एक चाहिए, 4 घंटा रोज काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कितने दिन में, मान लेता हूँ D दिन में पूरा काम करेगा। कितना काम रोज का करेगा, 4 घंटे रोज के करेंगे। तो यहाँ से मैं आराम से D की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से कट जाएगा 8 कितनी बार, 2 बार। तो 3 दूनी 6 5 30, यानी दिनों की संख्या मेरे पास कितनी आ गई, 30। यानी 30 दिन में एक बंदा, यदि एक बंदा रोज का 4 घंटे काम करे तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में पूरा करेगा। आया दोस्तों समझ में। डायरेक्ट तरीका मैं आपको इसका बता रहा हूं कि M1 D1 बराबर M2 D2। यानी बात करूं तो पहले M किसके सेंस में है, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, मजदूर हैं, या मैं मानूं कि बोले कोई महिला काम कर रही है, या कोई आदमी काम कर रहा है, या कोई राम काम कर रहा है, या श्याम काम कर रहा है, या दोनों मिलके काम कर रहे हैं, जो भी है। तो ये M किसके सेंस में है, काम करने वालों के सेंस में। और D किसके सेंस में है, टाइम के सेंस में। बोलता है इतने दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो वो लिख देंगे। बोलता है इतने दिन में इतने घंटे काम करते हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बोलता है आपसे इतने घंटों में इतने मिनट काम करते हैं तो वो कर देंगे। बोलता है सप्ताह में इतने दिन काम करते हैं तो वो भी हम लिख देंगे। बात करें यदि हम दिया होता हमको कार्य के बारे में, किसके बारे में, कार्य के बारे में, कि यही चीज़ वो बोल देता कि 4 व्यक्ति 4 दिन तक काम करते हैं और किसी काम का आधा भाग करते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि 10 व्यक्ति कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे। तो इसमें क्या मिला मुझे, एक बार तो क्या कहा उसने कि काम आधा पूरा किया है इतने व्यक्तियों ने, और अगले व्यक्ति क्या कर रहे हैं, काम को
पूरा कर रहे हैं, तो उस सेंस में मैं वर्क को कहाँ फिट करूँगा, वर्क फिट होता है नीचे W1 और W2, कार्य भी यहाँ पर फिट हो जाता है। तो दोस्तों जब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में समझेंगे तो कैसे ये आया और कैसे मैंने इसे किया। अभी दोस्तों आपको समझ में आया होगा, डी का मान क्या निकाल दिया मैंने, 30 दिन निकाल दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखो, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 रुपये में 10% लाभ पर बेचा, यानी मेरे पास क्या है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य है, क्या है, विक्रय मूल्य है, कितना है विक्रय मूल्य, 935 रुपये, 935 रुपये। बोल क्या रहा है, लाभ हो रहा है कितना, 10% लाभ हो रहा है। तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी, पूछ क्या रहा है मुझसे, क्रय मूल्य के बारे में पूछ रहा है कि क्रय मूल्य मेरा क्या है। तो दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करूँगा दोस्तों, इसके लिए डायरेक्ट तरीका होता है, क्या होता है कि विक्रय मूल्य लिख दूँ, गुणा क्या कर दूँ, 100 बटा जितना लाभ हो रहा है तो उसको जोड़ दूंगा और जितनी हानि हो रही है तो उसको घटा दूंगा। तो यहाँ से मिलेगा 935 गुणा 100 बटा 110, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से कटेगा 8 बार, ये 5 बार, 85 जब 10 से गुणा होगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 850 रुपये। क्या मिल जाएगा, 850 रुपये। यदि विक्रय मूल्य 935 है, लाभ 10% है, तो क्रय मूल्य डायरेक्ट निकलेगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यदि लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाएगा और हानि हो रही है तो माइनस हो जाएगा। ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। इससे मुझे क्या मिल गया, डायरेक्ट मिल गया 850 रुपये। क्या मिल गया दोस्तों, 850 रुपये मिल गया। कितना मिल गया, 850 रुपये मिल गया। तो एक तरीका तो मेरे पास में ये था। अब देखो दोस्तों, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरा तरीका बताता हूँ दोस्तों। ये आ गया समझ में। बोल रहा है कि एक वस्तु 10% लाभ पर बेची, तो 10% का मैं भिन्न में मान निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, 10 बटा 100। यानी प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं तो क्या कर देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, या कह दूं 1/100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया दोस्तों, 1/10 मिल गया। तो देखो भिन्न से मुझे ये पता लग गया कि यदि मेरा मूल्य 10 रुपये होता तो मुझे 1 रुपये का लाभ होता। यदि मुझे 10 रुपये का मूल्य होता तो 1 रुपये क्या होता, मेरा लाभ होता। तो दोस्तों मैंने माना क्रय मूल्य मेरा कितना है, 10 रुपये। माना मैंने क्रय मूल्य कितना है, 10 है। तो लाभ मेरे पास कितना हो जाएगा, 1। लाभ यदि 1 होगा तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 11। तो मैंने एक रेशो निकाल लिया, एक अनुपात निकाल लिया कि यदि मेरा क्रय मूल्य 10 रुपये होता और लाभ 1 रुपये होता, यदि मेरा क्रय मूल्य 10 रुपये होता और लाभ क्या होता, 1 रुपये होता, तो यहाँ से मुझे विक्रय मूल्य क्या मिलता दोस्तों, 11 रुपये मिल जाता। जबकि प्रश्न में क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य है 935 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, वही एक ही नियम से 11 का मान किसके बराबर है दोस्तों, 935 के बराबर। 11 का मान किसके बराबर है, 935 के बराबर। तो 1 रुपये का मान किसके बराबर होगा, 935 बटा 11। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 1 रुपये का मान किसके बराबर हुआ, 85 रुपये के बराबर। यानी 1 का मान किसके बराबर हुआ, 85 के बराबर। तो यदि मुझसे पूछता कि कितने रुपए का लाभ हुआ, यदि मुझसे क्या पूछता, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो यहाँ से मैं बता देता लाभ 1 था, यानी लाभ हुआ मेरा 85 रुपये का। लेकिन उसने पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य मेरे पास क्या है, 10 रुपये है। तो 1 का मान 85 है, तो 10 का मान कितना होगा दोस्तों, 85 गुणा 10 यानी 850। तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल गया,
850 मिल गया। अब देख लो दोस्तों, जैसे आपको करना है वैसे सॉल्व करो। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, डायरेक्ट परसेंटेज मेथड कहूँ या फिर मैं फॉर्मूला मेथड करूँ, तो उससे मुझे पहले मिल गया। अब बात करूँ भिन्न वाले मेथड से, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसे कई तरीके के मैं आपको मेथड बताऊंगा कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, जैसा आपको सुटेबल लगता है वैसे कर लो। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया था। तो देखो दोस्तों, उसने दे नहीं रखा कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है, तो हम क्या मान के चलेंगे, साधारण ब्याज। क्या मान के चलेंगे दोस्तों, साधारण ब्याज मान के चलेंगे। तो देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज मेरे पास क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये मेरे पास क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तरीके बता रहा हूं दोस्तों दो, सुनो। साधारण ब्याज में क्या होता है दोस्तों, फिक्स होता है हमारा ब्याज कि एक साल इतना ब्याज लगेगा, अगली साल भी इतना ही लगेगा और अगली साल भी इतना ही लगेगा। इसका मतलब क्या है, मूलधन हमेशा फिक्स रहता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि एक साल का ब्याज लगा तो वो जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाएगा और अगला मूलधन बढ़ जाएगा। इसका मतलब हर साल या कहूँ प्रत्येक किस्त पर क्या होता है, ब्याज बदलता रहता है। मतलब मूलधन बदलता है तो उससे क्या बदलता है, ब्याज भी बदलता है। साधारण ब्याज में लेकिन फिक्स होता है। कहूँ कि कुछ रुपया 15% वार्षिक दर से उधार लिया, इसका मतलब 15% वार्षिक ले रहा है, बोल रहा है 3 साल बाद 7,250 रुपये वापस करता है। अब बात करूं दोस्तों 15% की, तो एक साल मैंने सोचा कि कुछ धन मेरा क्या रहा होगा, 100% रहा होगा और 15% क्या रहा होगा, ब्याज रहा होगा। तो देखो दोस्तों, जब 100 रुपये मेरा 100% मेरा धन होगा, 15% ब्याज होगा, तो एक साल का 15% होगा तो 3 साल का क्या कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, 45%। कितना प्रतिशत, 45%। तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, मैं मान के चलता हूँ कितना, 45%। कितना, 45%। अगर मैं इसको भिन्न में बदलूँ तो 45/100, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, 9/20। यानी 20 मेरा धन हो तो 9 क्या हो जाएगा, मेरा ब्याज हो जाएगा। यदि 20 रुपये मेरा धन हो तो 9 रुपये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज हो जाएगा। यानी मेरा कुल धन कितना हो जाएगा, 29 रुपये। कुल धन कितना हो जाएगा, 29 रुपये। और उसका कुल धन कितना हो रहा है, 7,250 रुपये। तो 29 का मान किसके बराबर हो गया, 7,250 के बराबर हो गया। यही कहूं कि एक का मान किसके बराबर हो गया, 7,250/29 हो गया। और यही मैं आपसे कहूं कि वो बोल रहा है क्या बताना मुझे, कितना रुपया उधार लिया, तो धन कितना माना था मैंने, 20। तो 20 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 7,250/29 गुणा 20। 29 से भाग दूँ, 29 दूनी 58, ये मैंने घटाया, 145 बचा, 29 पंजे 145। यहाँ से क्या मिला मुझे, 250 मिल गया। 250 को गुणा करूँगा 20 से, क्या मिल जाएगा, 5,000। क्या मिल जाएगा, 5,000। तो मेरा आंसर क्या गया, 5,000। एक तरीका तो मेरा ये था कि मैंने क्या किया कि हर साल ब्याज फिक्स था, एक साल का 15% तो 3 साल का 45%। तो 45% को जब मैंने भिन्न में बदला तो मुझे क्या मिला कि मेरा धन अगर 20 रुपये होता, मैंने अगर 20 रुपये उधार लिए होते तो 9 रुपये में क्या देता, ब्याज देता। तो टोटल कितना देता, 29 रुपये देता। और वो टोटल कितना दे रहा है, 7,250 दे रहा है। यानी मेरा 29 और उसका 7,250 बराबर है। तो 29 बराबर क्या कर दिया मैंने, 7,250। तो मैं क्या करूं, वो पूछ रहा है कि मेरा धन कितना है 20, वो पूछ रहा है उसका धन कितना होगा। जब मेरे को पता है कि कुल धन कितना था, मेरा था 29, उसका था 7,250, तो मुझे क्या बताना है, मेरा 20 ही तो बताना है कि मेरा 20 का मान उसके कितने के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, 29 का भाग दिया 7,250 में, तो यहाँ से मुझे 1 का मान मिल गया।
फिर मैंने 20 का मान मुझे निकालना था तो 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया 5000 मिल गया। क्या मिल गया 5000 मिल गया। दोस्तों ऐसा लग रहा होगा थोड़ा फास्ट चल रहा है, सर ये क्या बता रहे हो, ये तो अलग ही है। लेकिन दोस्तों कई तरीके होते हैं एक प्रश्न को सॉल्व करने के, कई तरीके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता है, या मैं क्यों आपको फॉर्मूले ज़्यादा याद कराऊं, क्यों मैं आपको फॉर्मूले ज़्यादा याद कराऊं। वहाँ क्या रटने के लिए ही थोड़ी नहीं जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ना आप पढ़ने क्या जा रहे हो, मैथ पढ़ने जा रहे हो, गणित विषय पढ़ने जा रहे हो। ये किसके ऊपर, इसमें विजुअल करना पड़ता है चीज़ों को, क्या करना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है चीज़ों को। अब देखें दूसरा तरीका बताता हूं दोस्तों जो फॉर्मूले पे चलता है। ठीक है, बोल कितना रहा है, कुछ धन उसने उधार लिया। मैं बोलता हूं उधार लिया धन कितना है, उधार का धन कितना है, मैं बोलता हूं x रुपए। कितने रुपए, x रुपए उसने उधार लिया। 3 साल बाद वे 7250 रुपए वापस करता है, यानी अमाउंट मिश्रधन बराबर क्या दे रखा उसने, 7250 दे रखा है। क्या दे रखा है, 7250 दे रखा है। बोल क्या रहा है दोस्तों, धन मुझे निकालना है, दर मुझे दे रखी है, आर मुझे क्या दे रखी है 15%, और समय कितना दे रखा है 3। समय कितना दे रखा है दोस्तों 3 दे रखा है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया दोस्तों, निकालना क्या है, फॉर्मूले में मैं रखूं तो मुझे निकलेगा क्या, ब्याज निकलेगा। और मुझे पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो देखो मिश्रधन क्या है मेरे पास 7250, मूलधन क्या है मैंने माना x, और ब्याज निकालूंगा तो ब्याज क्या आएगा, मूलधन गुणा दर कितनी है 15 गुणा समय कितना है 3/100। यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 7250 बराबर x प्लस 45x/100। इसको देखो जोड़ूंगा तो 100 क्या आ जाएगा मेरा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100 दोस्तों, इधर कर लेते हैं, 100 क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 7250 बराबर 100 एलसीएम आ जाएगा। तो इधर क्या मिलेगा मुझे 100x और 45x, 145x मिला दोस्तों। 145 से 725 को काटूंगा, 145 से 725 को काटूंगा दोस्तों, कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। ये कट गया मेरा 5 बार। तो क्या मिला 50 बराबर x/100। यहां से x का मान क्या मिल गया दोस्तों 5000। तो वही बात है, क्या मिला मुझे 5000 मिल गया। चलें अगले प्रश्न पे दोस्तों। 500 रुपये का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज क्या होगा। देखो दोस्तों दर कितनी दे रखी है उसने, 6 माही दे रखी है, और समय भी कितना दे रखा है 6 महीने दे रखा है। यानी बात क्या कर रहा है, वो एक किस्त के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है, एक किस्त के बारे में बात कर रहा है। तो देखो 500 रुपये, वही फॉर्मूला लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ब्याज मुझे निकालना है, मूलधन कितना है 500, दर कितनी है 8, और समय कितना है एक किस्त बटा 100। यहां से मुझे क्या मिल गया दोस्तों 40 रुपये ब्याज मिल गया। क्या मिल गया 40 रुपये ब्याज मिल गया दोस्तों। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो ध्यान रखिएगा, दर कितनी दे रखी है 6 माही, यानी 6 माह में वो ब्याज 6 माह का एक बार लग रहा है, 6 माह में लग रहा है 8%, और आगे जितना पूछे उतना लग रहा है। बोल क्या रहा है 6 महीने का, तो एक ही किस्त तो पूछ रहा है, तो वही मैंने निकाल लिया, टी का मान 1 मान लिया। चलें अगले प्रश्न पर। ये अच्छा प्रश्न है, देखो दोस्तों, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। ये मैंने आयताकार मैदान मान लिया, ये मान लिया 60 मीटर, ये मान लिया दोस्तों 60 मीटर,
और चौड़ाई कितनी मान ली दोस्तों 40 मीटर। आमने सामने बराबर होता है तो में यानी इधर भी क्या होगा 40 और इधर भी क्या होगा 60। बोल रहा है उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए, यानी बाहर की तरफ 5-5 मीटर में क्या करूं घास लगा दूं। क्या करूं बाहर 5-5 मीटर में घास लगा दूं। यानी मैंने इधर भी 5 मीटर घास लगाई, यानी इधर का मान कितना है 5, और इधर भी क्या लगाई 5 मीटर घास लगाई। ठीक है, इधर भी लगाई मैंने 5 मीटर घास और इधर भी क्या लगाई दोस्तों 5 मीटर घास लगाई। अब देखो इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5 और इधर भी 5, ये मैंने क्या किया घास लगाई है दोस्तों। देखो ये मैंने क्या किया घास लगाई है। अब देखो दोस्तों पूछ क्या रहा है, वो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल होगा। घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल होगा। कैसे निकालूंगा दोस्तों, मैं क्या करूंगा पहले बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल लूँ और फिर अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लूँ। अगर मैं उन दोनों का डिफरेंस यानी उन दोनों को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा घास वाली सतह का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा घास वाली सतह का क्षेत्रफल मिल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो दोस्तों लंबाई करूँ तो लंबाई कितनी आएगी, पहले कितनी थी लंबाई की बात करूँ तो पहले कितनी थी 60, 5 इधर जोड़ा 5 इधर जोड़ा तो नई कितनी मिल गई 70। बात करूँ चौड़ाई की, पहले कितनी थी 40, 5 इधर मिल गई 5 इधर मिल गई, कितनी हो गई चौड़ाई 50 हो गई। ये ध्यान रखना दोस्तों 5 ही नहीं बढ़ेगी, 5 ऊपर की तरफ बढ़ी है 5 नीचे की तरफ बढ़ी है, तो इस पूरे का मान क्या हो गया 40 में 10 बढ़ा तो कितना हुआ 50। और इधर भी 60 में 5 नहीं बढ़ेगा 5 इधर बढ़ेगा और 5 इधर बढ़ेगा। बोल क्या रहा है वो दोस्तों चारों ओर, तो 5 इधर 5 इधर तो कितनी बढ़ गई 10 बढ़ गई, क्या मिल गई 70। यानी बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल मुझे क्या मिलेगा 70 गुणा 50, क्या मिल गया 3500। क्या मिल गया 3500 बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल मिल गया। अब बोलूं अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, बोलूं अंदर वाले आयत का, तो अंदर वाले का क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई 60 गुणा 40। यहां से क्या मिल गया दोस्तों 2400 मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों 2400 मिल गया। अब देखो दोस्तों इसका मान निकालना है मुझे घास का, तो बड़े में से छोटे को घटा दूं तो घटाऊंगा क्या मिलेगा 0011, क्या मिल जाएगा 1100। और क्षेत्रफल मिलेगा, पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है स्क्वायर में होता है, यानी सेंटीमीटर दे रखा है तो वर्ग सेंटीमीटर, और मीटर दे रखा है तो वर्ग मीटर, किलोमीटर दे रखा है तो वर्ग किलोमीटर। तो 1100 क्या मिलेगा दोस्तों वर्ग मीटर, 1100 वर्ग मीटर। तो यहां से मुझे आंसर मिलेगा क्या सी। देखो जल्दी जल्दी में 1100 मीटर मत लगा देना, निकालना क्या था क्षेत्रफल, तो 1100 वर्ग मीटर। देखो दोस्तों आशा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।